हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में, जो कि जीके के हर एक सेगमेंट से रिलेटेड हैं और आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राचीन काल में सतलज नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो देखिए, जो हमारा एंशिएंट टाइम रहा, प्राचीन समय रहा, उनमें इन नदियों को अलग अलग नाम से जाना जाता था और उसी में आपसे पूछा जा रहा है, जो आज की सतलज नदी है उसको प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो उसे जाना जाता था सतुद्री, यानी सतलज को सतुद्री कहा जाता था। उसके अलावा बात करें अगर हम अस्किनी, तो अस्किनी नाम हुआ करता था चिनाब नदी का। तो जो आज की हमारी चिनाब नदी है उसका पहले नाम अस्किनी हुआ करता था और ब्यास रिवर का नाम विपाशा हुआ करता था। उसके अलावा यमुना नदी है उसका नाम कालिंदी हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए, बात करें अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की, तो ये शिक्षा का एक बड़ा केंद्र रहा। देश के साथ ही साथ विदेशी यानी विदेश के भी कई सारे लोगों ने यहाँ से शिक्षा प्राप्त की और कई सारे जो विद्वान हैं वो यहाँ से पढ़े। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, वैसे तो अब केवल इसके अवशेष ही स्थित हैं, क्योंकि बख्तियार खिलजी के द्वारा इसको पूरी तरीके से जलवा दिया गया था। यानी जब शासन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत का, उसी दौरान यहाँ जो भी पुस्तकें थी, यानी पूरे ही नालंदा विश्वविद्यालय को यहाँ पर जलवा दिया गया था, जिससे अब केवल इसके अवशेष ही बाकी हैं और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल है। तो इसका निर्माण कराया था गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने। तो कुमार गुप्त के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था नालंदा विश्वविद्यालय का। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए, बात करें अगर हम मुद्रा राक्षस पुस्तक की, तो ये लिखी गई है विशाख दत्त के द्वारा। उसके अलावा जो अभिज्ञान शकुंतलम जो बुक है वो लिखी गई है कालिदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। तो देखिए, बात करें अगर हम तराइन के युद्ध की, तो दो युद्ध तराइन में लड़े गए, यानी जिसे तराइन का फर्स्ट वार और सेकंड वार के नाम से हम जानते हैं। और दोनों ही युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए। तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ही दोनों युद्ध हुए और एक में गौरी की जीत हुई और एक में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। तो यहाँ पर आंसर सही होगा 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, और जस्ट अगले साल 1192 में ही तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अंग्रेज़ों से भी जजिया कर को वसूला था। तो देखिए, बात करें जजिया कर की, तो ये एक गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था, जो कि काफ़ी पहले जब मुस्लिमों का भारत में आक्रमण हुआ तभी इस कर को लगाया गया, लेकिन कुछ शासक आए जिन्होंने इसको हटाया, फिर कुछ शासक आए जिन्होंने इन्हें दोबारा लगाया। तो अकबर ऐसा शासक था जिसने जजिया कर को हटा दिया था, लेकिन फिर शासन आता है औरंगजेब का और औरंगजेब ने इस जज को पुनः इम्प्लीमेंट कर दिया और अंग्रेज़ों से भी इस कर को वसूला था, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बात करें बीबी के मकबरा की, तो ये स्थित है आपका औरंगाबाद में और इसका निर्माण मुग़ल शासक औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। यानी जिस प्रकार से ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में करवाया था, उसी प्रकार से औरंगजेब ने भी बीबी का मकबरा बनवाया था और इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, क्योंकि इसने प्रयास किया था ताजमहल की तरह इसको बनवाने का, लेकिन वो उतनी सुंदरता उसमें आ नहीं पाई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो की गई थी 1885 ईस्वी में। तो 1885 में ही कांग्रेस की स्थापना की गई। निम्न में से किसके द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया। तो जिसे हम गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं और ये हमारा अमृतसर में स्थित है और इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो देखिए, सिख गुरुओं में एक सिख गुरु थे अर्जुन दास, उन्हीं के द्वारा इस स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज एक संस्था जो इसकी स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। उसके अलावा जो राजा राम मोहन राय हैं, इनका संबंध है ब्रह्म समाज से, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी।
और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, डाक सेवा का जनक किसे माना जाता है? तो देखिए, डाक सेवा हो, रेलवे सेवा हो, इन सभी को स्टार्ट किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी को ही डाक सेवा का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो देखिए, पिछली बार पीटी के एग्ज़ाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि किस दिन पृथ्वी में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। इस बार इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है। ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हैं, जियोग्राफी के एक ही कॉन्सेप्ट से ये सभी क्वेश्चन निकले हुए हैं। तो डिटेल में हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं इस क्वेश्चन से कि कोई भी अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है तो उसे आप अच्छी तरीके से कर सकें। तो देखिए, बात है यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध के सबसे बड़े दिन की। तो देखिए, आपको याद रखना है, जो भी उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होगा वो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा, यानी दोनों में विपरीत आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 21 जून, यानी 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध का, जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा। उसके अलावा 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और ये दोनों जो डेट दी गई हैं 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दिन होता है विषुव का, यानी उसे ही इंग्लिश में हम इक्विनॉक्स कहते हैं। और इसी दिन पृथ्वी में जो दिन और रात की अवधि है वो एक समान होती है, यानी दिन और रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। वैसे ही डेट एक दो डेट आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि जब फरवरी हमारी 29 की होगी तो ये डेट बदल सकती हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि कब पृथ्वी में दिन और रात बराबर होते हैं, तो वो होते हैं विषुव के दिन, यानी इक्विनॉक्स के दिन। उसके अलावा नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 21 जून और साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। अब इमेज के माध्यम से भी इस कॉन्सेप्ट को हम देख लेते हैं। तो आप देखिए, देख सकते हैं ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, इसलिए इसकी स्थिति बदलती रहती है और उसी हिसाब से ये जो दिन होते हैं वो भी डिसाइड होते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है स्थिति 21 जून की। तो 21 जून यानी इसे हम समर सोल्स्टिस कहते हैं, और 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध का। फिर आता है स्प्रिंग, यानी कि 21 मार्च। तो इन दो स्थितियों में पृथ्वी में दिन और रात की स्थिति बराबर होती है, जो कि हमारा सीजन होता है, यानी मार्च में स्प्रिंग सीजन और सितंबर में ऑटोमन सीजन। उसके अलावा विंटर में यानी कि 21 दिसंबर की जो डेट है, तो 21 दिसंबर 22 दिसंबर, यानी एक डेट का आपको इसमें फ़र्क देखने को मिल सकता है। तो डेट से नहीं तो आप वैसे तो ऑप्शन के हिसाब से ही इसको टिक कर सकते हैं। तो ये इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी ऐसी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? तो वो नदी है माही नदी। तो माही रिवर ही कर्क रेखा को 2 बार काटती है, और ये भारत की ही नदी है और भारत से ही कर्क रेखा भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, अलमाटी बांध निम्न में से किस नदी में बना है? तो बात करें अगर हम अलमाटी बांध की, तो इसको बनाया गया है कृष्णा रिवर पर। तो कृष्णा रिवर पर बना हुआ ये बांध है। अगला क्वेश्चन है, सैडल पीक किस भाग में स्थित है? तो देखिए, ये तो हमको पता है कि जो हमारी सैडल पीक है वो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, लेकिन उसके भी कई भाग हैं, यानी नॉर्थ अंडमान, फिर आता है आपका मिडिल अंडमान, फिर आता है दक्षिणी अंडमान, और फिर आता है लिटिल अंडमान, फिर उसके बाद निकोबार यहाँ पर शुरू होता है। तो देखिए, अंडमान और निकोबार, इसमें कई सारे द्वीप समूह हैं, तो अलग अलग पार्ट में इनको बांटा गया है। रॉस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, इस प्रकार से कई सारे आइलैंड स्थित हैं। तो यहाँ पर सैडल पीक किस वाले भाग में स्थित है, यानी उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में या दक्षिणी अंडमान में? तो यहाँ पर सही आंसर होगा उत्तरी अंडमान में। तो जो सैडल पीक है वो आपकी उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके अलावा जो अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो आपकी दक्षिणी अंडमान में स्थित है। तो ये अलग अलग भाग में स्थित
चीज़ें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो देखिए रेलवे जंक्शन क्या होता है, आप भी ट्रेन में आपने भी सफ़र किया होगा तो देखा होगा वहाँ पर कई जगह लिखा होता है जंक्शन, सेंट्रल और या टर्मिनल, इस प्रकार से जो रेलवे में होते हैं। तो जंक्शन में जहाँ पर दो रूट आकर एक जगह मिलते हैं उसे ही हम जंक्शन कहते हैं रेलवे के अंदर। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा जो ट्रैक हैं किस जगह आकर मिलते हैं, तो वो है आपका मथुरा। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, यानी मथुरा जंक्शन ही भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, क्योंकि कई सारे रूट आकर यहाँ पर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? देखिए राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड जो प्रावधान है ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो इस तरह का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 63 में। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा से संबंधित प्रावधान किस भाग में दिए गए हैं? यानी जो हमारी भाषाएं हैं हमारे भारत की, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं संविधान में जिनका उल्लेख है, और ये यानी इससे रिलेटेड जो भी प्रावधान दिए गए हैं भाग 17 में, तो भाग 17 के अंदर इनका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है? तो यहाँ पर जो हमारा संविधान संशोधन है वो है 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया। और इस संविधान संशोधन यानी 42वें संविधान संशोधन में कई सारे संशोधन किए गए, इसीलिए इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ उसका जो पहला मंत्रिमंडल बना था उसमें हमारे जो रक्षा मंत्री थे वो कौन हुआ करते थे? तो उनका नाम था बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह ही स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। उसके अलावा जान मथाई पहले रेलवे मंत्री थे, और जगजीवन राम पहले श्रम मंत्री हुआ करते थे, और अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए जिस प्रकार से पेड़ पौधों की उम्र का हम पता किससे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं कार्बन डेटिंग से, और C14 इसे ही हम कार्बन डेटिंग के नाम से भी जानते हैं। बट जो पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है वो लगाया जाता है U-238 के द्वारा, यानी इसे हम कहते हैं यूरेनियम डेटिंग। तो यूरेनियम डेटिंग से ही हम पृथ्वी की आयु का पता लगाते हैं। उसके अलावा जो CO60 लिखा हुआ है यानी कोबाल्ट 60, इसका उपयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में। इसका कैंसर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यूरेनियम 238 यूरेनियम डेटिंग के द्वारा पृथ्वी की आयु का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है आर्गन गैस, यानी आर्गन गैस का यूज किया जाता है। उसके अलावा बात करें अगर हम अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? जो गैसें यहाँ पर एक घेरा बना लेती हैं और पृथ्वी का टेम्परेचर जो वैश्विक तापमान है, ग्लोबल वार्मिंग है, उसको बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो इसमें आपको बताना है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। उसके अलावा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो हमारी ग्रीन हाउस गैस है ही। नाइट्रोजन, ओजोन, तो देखिए ये ओजोन वो नहीं है जो समताप मंडल में पाई जाती है, बल्कि ये क्षोभ मंडल में पाई जाने वाली ओजोन है। तो क्षोभ मंडल में ओजोन एक प्रदूषक का कार्य करती है, लेकिन वही जो हमारी ओजोन लेयर है ये हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना। वो जो ओजोन लेयर है वो पाई जाती है समताप मंडल में, वो हमारे लिए तो लाभदायक है, लेकिन ओजोन जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है ये एक प्रदूषक का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है? यानी देखिए हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, A हो गया, B हो गया, AB हो गया और O हो गया। तो इन चारों में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को रक्त दे सकता है? आपने भी देखा होगा रक्तदान जो हुआ करते हैं, जैसे किसी को खून की कमी हुई तो जो भी वो यानी जो भी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप होगा उसी ग्रुप का उसको रक्त चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी को रक्त दे सकता है, तो वो है O, जिसे
सर्वदाता ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। और सर्वग्राही कौन होता है? वो होता है AB ग्रुप। यानी AB ग्रुप जिस व्यक्ति का होगा उसको आप किसी भी ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ा सकते हैं। और जो O है यानी ब्लड ग्रुप O जिसका होता है वो सभी को रक्त दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन कौन सा है? यानी जो इम्यूनिटी बढ़ाता है ऐसा जो विटामिन है वो कौन सा है? तो वो है हमारा विटामिन A। तो विटामिन A ही प्रतिरक्षा प्रदान करने वाला विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे पहले नोबेल प्राप्तकर्ता कौन है? यानी सबसे पहले जो नोबेल दिया गया था भारत के अंदर वो किसे दिया गया था? तो वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। वैसे तो चारों ऑप्शन ही यहाँ पर नोबेल प्राइज़ विनर है, लेकिन बात करें अगर हम सबसे पहले तो साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर को ही नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। उसके अलावा CV रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना को मेडिकल के क्षेत्र में नोबेल दिया जा चुका है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए, भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा स्थित है उसे मैक-मोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। और रेड क्लिफ जो लाइन है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए, जो पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस है, ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। यानी 11 जुलाई को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में। अगला क्वेश्चन है, ओणम कहाँ का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? यानी कहाँ का फेस्टिवल है ओणम? तो ये है केरल में मनाया जाने वाला ये एक प्रमुख त्यौहार है ओणम त्यौहार। अगला क्वेश्चन है, आइजोल कहाँ की राजधानी है? मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम? तो यहाँ पर अगर हम बात करें आइजोल की तो ये हमारी मिजोरम की राजधानी है। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किए, और इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बन सकते थे वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किए। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव और इन्हेंस करते रहें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।